प्यारे साथियों नमस्कार। क्या हाल चाल है भाई सभी के, एक बार ज़रूर बताएंगे। तो आज है 10 नवंबर, मंडे का दिन है आज, और हमने वादा किया हुआ था आपसे कि आज के दिन से हम अपनी इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत कर देंगे, श्री गणेश कर देंगे। तो आज हम आ गए हैं आज की अपने इस वादे को पूरा करने के लिए, क्लास को लेकर के। आज मैं आपके लिए हिंदी का चैप्टर लेकर आया हूँ पंचलाइट करके, और क्लास 12th का ये चैप्टर है। आज से हम मंडे के दिन से हर हर महादेव एक बार बोलेंगे और शुरुआत करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन क्लास को। साथ ही आज के इस टॉपिक से आपके पेपर में क्वेश्चन उतरेगा, फिर से कहता हूँ इस बात को मैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं आज में बेहतरीन सेशन को। कमर कस लेनी है और आपको याद रखना है कि इस दिन हमारा ये क्रैश कोर्स 2 महीने बाद इतिहास रचेगा, इतिहास। तो बिना कुछ देरी किए हुए शुरुआत करता हूँ आज का इस टॉपिक को। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूँगा, और यही लिखना है आपको, पंचलाइट आएगा यही लिखना है और यही नंबर देकर जाएगा, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं अपने इस चैप्टर को। देखिए क्लास 12th का ये चैप्टर यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, क्लास 12th। और क्लास 12th के बाद ये हिंदी का टॉपिक है जिसका नाम है पंचलाइट। पंचलाइट एक कहानी है जिसके हमारे लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। क्या नाम है? फणीश्वर नाथ रेणु। तो इस कहानी का पहले हम थोड़ा सा समरी पढ़ते हैं, सारांश पढ़ते हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें करना क्या, क्योंकि ये आपको ऐसे लिखने के लिए आएगी। जब ऐसे लिखने के लिए आएगा तो कम से कम आपको 10-10 नंबर दे के जाएंगे, 10-10 नंबर ये। तो चलो मैं आपको बताता हूँ। पहले हम कहानी का सारांश पढ़ते हैं कि कहानी में एक्चुअल बात क्या क्या हुई है। पंचलाइट कहानी फणीश्वर नाथ रेणु की औपचारिक कहानी है। इसमें उन्होंने बिहार के एक छोटे से गांव की ज़िंदगी को इतने रंग बिरंगे तरीके से दिखाया है। मतलब उन्होंने एक बिहार के एक गांव लिया हुआ है जिसके बारे में उन्होंने दिखाया कि यहाँ की ज़िंदगी कैसी है, इन लोगों की ज़िंदगी कैसी है, जीने का रवैया कैसा है, कि पढ़ते ही गांव की मिट्टी की खुशबू महसूस होने लगती है। इस कहानी में गांव जातियों में बटा हुआ। गांव कैसे बटा हुआ? गांव जातियों में, जो कास्ट होती हैं उनमें बटा हुआ। मतलब कि गांव में अलग अलग तरीके की जातियां हैं जिनको लेकर बहुत ज़्यादा क्या है, ऐसी परंपराएं ट्रेडिशनल चल रही हैं जिनको लेकर हमेशा मनमुटाव रहता है लोगों के बीच में। हर जाति की अपनी टोली है, मतलब जैसे मोहल्ले होते हैं, हर जातियों को अपने अपने टोले हैं, ऐसा अभी भी है। अपनी पंचायत हैं और इन टोलियों में आपस में ईर्ष्या, द्वेष और अहम का टकराव साफ नज़र आता। मतलब कि एक दूसरे में बनन नहीं है, अनबन रहती है दोस्त, बनन नहीं है ना। अब देखो आगे क्या कहा है। पंचलाइट कहानी के उद्देश्य अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। ऐसे पेपर में आपके लिए करने के लिए आएगा। तो अब मैं इस उद्देश्य को देखो आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इस कहानी में हमारे 2-3 कैरेक्टर हैं। कौन कौन से कैरेक्टर हैं? एक आपका गोदन नाम का व्यक्ति है, कोई बाहर से आया हुआ व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति था। और एक मुनरी है। मुनरी से इसका थोड़ा सा प्रेम, जैसा भी इंटरकली प्रेम चल रहा था। तो इसके ये जो गोदन था, मुनरी के चक्कर में कुछ गाने वाने गाया करता था। तो इसको जो समाज के लोग थे इन्होंने इसको उठाकर बाहर कर दिया था समाज से। लेकिन जब वहाँ पर एक मैतो जाति के कुछ लोगों ने एक पंचलाइट लेकर आते हैं, तो पंचलाइट अब जलाने की बारी आती है। तो पंचलाइट जलाना उनको आता ही नहीं था। जब उनको जलाना नहीं आता था तो फिर इस व्यक्ति को बुलाया जाता है, गोदन नाम के व्यक्ति को फिर से बुलाया जाता है। तो गोदन बिना स्पिरिट बोलूँ तो मिट्टी के तेल के बिना ही जला देता है। जब जला देता है तो लोग उसकी अहमियत समझते हैं और उसकी गलती माफ़ कर देते हैं। तो आइए मैं इसको पढ़ाता हूँ आपको। फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी पंचलाइट एक गांव की कहानी है। गांव की कहानी है जी। इसके जरिए उन्होंने एक बड़ा सामाजिक संदेश दिया है। कैसा संदेश दिया? सामाजिक, यानी कि सोशल जो मैसेज दिया है। इस कहानी में दिखाया गया है कि गांव में लोग जात पात, अंडरलाइन करना चीज़ों को, जात पात और पुराने रिवाजों के कारण आपस में बटे हुए हैं। कौन कौन से मेन रीजन हुए? एक जात पात हुआ, इसी में है, अंडरलाइन आपको करना है, और पुराने रिवाजों के कारण आपस में बटे हुए हैं। गोधन जैसे होशियार लड़के को सिर्फ इसलिए बाहर कर दिया जाता है, मैंने कहा ना होशियार तो बेचारा पढ़ा लिखा था। तो गोधन जैसे होशियार लड़के को इसलिए बाहर कर दिया जाता है क्योंकि वह अपनी मुनरी को देखकर फिल्मी गाना गाता था। मैंने कहा ना एक मुनरी इसमें कैरेक्टर है जो लड़की है, और गोधन यहाँ पर एक लड़का है, तो इसलिए इसको बाहर कर दिया जाता था। लेकिन जब पूरे गांव की इज्जत दांव पर होती है, क्योंकि पंचलाइट वहाँ पर कोई जला नहीं पा रहा था, अब पंचलाइट जलाने के लिए दूसरे टोली के बुलाने पड़ते लोग, तो इन्होंने गोधन को बुलाया जिससे उनकी इज्जत बनी रहे। लेकिन जब पूरे गांव की इज्जत दांव पर होती है और किसी को पंचलाइट जलानी नहीं आती है, तब उसी गोधन को बुलाया जाता है। गोधन अपनी समझदारी और हुनर से बिना स्पिरिट के ही पंचलाइट जला देता है। स्पिरिट क्या होता है? मिट्टी के तेल के बिना, ठीक है। और तभी लोग उसकी अहमियत समझ जाते हैं। आज उसी की अहमियत समझी जाती है इस दुनिया में, इस मार्केट में, जो जिसके लिए लाभदायक है। साथ ही अगर आप किसी के लिए फ़ायदेमंद हैं तब तक आपकी इज्जत है, आपकी अहमियत है। जिस दिन आपने कमाना छोड़ दिया, जिस दिन आपने लोगों के लिए काम करना छोड़ दिया अपनों के लिए, तो उस दिन आपकी अहमियत ख़त्म है।
तो इस बंदे ने जब इसको पंच लाइट को जला दिया तो उसी गोधन को जिसको बाहर निकाल दिया था बेचारे को, उसी को इन्होंने फिर से इज्जत देना चालू कर दिया। उसकी गलती माफ़ कर दी गई, सब उसकी गलती माफ़ कर देते हैं। अब इसमें मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य इसमें ये है कि यह कहानी बताती है कि ज़रूरत पड़ने पर समाज को अपने पुराने रीति रिवाजों और सोच को बदलना पड़ता है। बिल्कुल हकीकत है ये, और ऐसा करना चाहिए, है ना। नंबर 2, हुनर और योग्यता जात पात से ऊपर होती हैं। लेकिन आज का हमारा ये जो इंसान है ना, ये इंसान इस चीज़ को भूल चुका है, क्योंकि हुनर की वैल्यू नहीं समझता। हुनर क्या चीज़ होती है? हुनर और योग्यता जात पात से बढ़कर है, लेकिन हम लोग तो जात पात को बिल्कुल सिर में बैठाए हुए हैं। नहीं, मैं उस जाति का हूँ, मैं उस जाति का हूँ तो मैं ही बड़ा हूँ, भले मुझे कुछ आता हो चाहे कुछ ना आता हो। लेकिन ऐसा नहीं है साथी, हुनर और योग्यता जात पात से भी ऊपर होती है, जात पात से ऊपर होती है। आपकी क्या स्किल्स हैं वही आपको डेवलप करती है। आज सिटियों में यही हो रहा है, वहाँ पर कोई जात पात नहीं है, वहाँ पर सिर्फ आपकी स्किल देखी जाती हैं, आपकी योग्यता देखी जाती है, आपके अंदर कितनी एलिजिबिलिटी है, आप कितना कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं आप। इसका जो थर्ड हमारा है, लेखक ने यह भी दिखाया है कि आज भी कई गांव रूढ़ियों, अज्ञानता और जातिवाद में फंसे हुए हैं। हकीकत है, हकीकत है। ऐसे ऐसे गांव हैं ना, आज भी उन गांव में ये सब प्रावधान वहाँ पर चल रहे हैं, लेकिन वहाँ पर कोई समझाने वाला नहीं है। जो लोग हैं बस इनमें लड़ झगड़ रहे हैं, आपस में झगड़ा कर रहे हैं। लेकिन अगर समाज चाहे तो उसमें बदलाव लाया जा सकता है, समाज चाहे तो लाया जा सकता है, लेकिन समाज चाहता ही तो नहीं है। समाज चाहता भी है तो जो लोग ऊपर कैटेगरी में बैठे हैं उनको दबा देते हैं, बेचारे वो बोल ही नहीं पाते हैं, है ना। तो ये बहुत अच्छी कहानी है। अब इसमें निष्कर्ष क्या, इसका कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि पंच लाइट कहानी का उद्देश्य है कि हमें पुरानी परंपराओं और जात पात की दीवारों को तोड़कर इंसान की योग्यता को पहचानना चाहिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, इसलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि यहाँ पर उन्होंने बताया कि योग्यता को पहचानो भैया, योग्यता, ये योग्यता तुम्हें आगे बढ़ाएगी। एलिजिबिलिटी को पहचानो, ना कि किसी जात पात को। क्या जो तिलक लगा के आ जाता है वही सबसे बड़ा योग्य है कि व्यक्ति है क्या? बताओ मुझे। ऐसा नहीं है, ना किसी के कपड़े से, ना किसी के कद से, ना किसी के तिलक से कभी ये जज नहीं किया जा सकता कि उसके अंदर क्या क्वालिटी है, कितना अच्छा हो सकता है, कितना बुरा हो सकता है। ये आप तब पता चलता है जब व्यक्ति अपने जीवन को ढालने लगता है, ये तब चीज़ों की अहमियत पता चलती है। तो आप ऐसे किसी को जज मत कीजिए, ना आप समझिए कि उसके अंदर क्या क्वालिटी हो सकती हैं। वो बहुत ही अच्छा भी हो सकता है, बहुत ही बुरा भी हो सकता है, दोनों प्रकार की बातें उसमें हो सकती हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो पुरानी परंपराओं हैं इनको, जात पातों को छोड़ो और जो इन दीवारों को लांघो और उस योग्यता को पहचानो। जिसके अंदर योग्यता है उसको इज्जत दो, उसको समाज में अहमियत दो। यही सच्चा ग्राम सुधार है, इससे बड़ा कोई ग्राम सुधार नहीं हो सकता है। ये बात आपकी किसने कही है? ये बात कही आपकी फणीश्वर नाथ रेणु जी ने कही है, और बहुत अच्छी बात कही है। मेरे तो ये सीधे सीधे हृदय में लगी ये बात जा करके, और ये हकीकत है साथी, उन्होंने हकीकत पे पूरी बात कह डाली है। अगर आप पंच लाइट से यहाँ से लिख कर आते हैं जो मैंने बताया हुआ है आपको, तो आपको यहाँ से नंबर मिलने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता आपको। आप पंच लाइट नाम का कोई टॉपिक वहाँ पर देखेंगे, बस आपको ऐसे छापना है, कहानी का सारांश उठा के लिख दो, नंबर 1 करके पंच लाइट कहानी के उद्देश्य अपने शब्दों में व्यक्त कर दो, मुख्य उद्देश्य लिख दो, क्या क्या रीजन थे, लास्ट में कंक्लूजन लिख दो, कहानी का पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया। इसी तरीके से हम आपको डेली, अब देखो मैंने आपको यहाँ से पूरा पंच लाइट टॉपिक कंप्लीट कर दिया, पूरा गया ही है, अब इसमें और कुछ आ ही नहीं सकता। अगर ये आएगा तो 10 नंबर देकर जाएगा, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। इसी तरीके से हम आपको जो कल का सेशन रहेगा उसमें नई वीडियो, जो नई हमारी क्लास की स्ट्रेटजी वीडियो आपने देखी होगी, नहीं फिर देख लेना, उसमें नया टाइम टेबल बना के रख लेना। हम कल नई वीडियो आपके लिए भेजेंगे, डेली आपके पास एक वीडियो आएगी। अब आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप इस वीडियो को तैयार करें, मैं इसकी हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड करूँगा, उसको तैयार करें। जब हम रिवीजन करने के लिए बैठेंगे तब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ऐसा ना हो कि मैं क्वेश्चन पूछूँ और आप अटक जाएँ, ठीक है साथी। तो हम अपनी वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि लंबी वीडियो बनाने से मुझे कोई मतलब नहीं है, ना कोई मुझे फ़ायदा है। मुझे फ़ायदा है कि आपके पास कंटेंट मैं कितना शॉर्टेज में भेज सकता हूँ, जितने शॉर्टेज में आपके पास आएगा उतना आपका समय बचेगा, क्योंकि मैं इसी बात को 1 घंटे तक ले जा सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। 1 घंटे तक मुझसे शब्दों को बार बार बोल के आपका टाइम पास करवाऊँगा, ऐसा मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि लास्ट में तुम्हारा टाइम बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, बहुत ज़्यादा कीमती है। तो इसलिए हम बिना देरी किए हुए मैंने आपको पूरा समझा दिया, एक बार आप भी समझ लेंगे, पूरा का पूरा देख लेंगे, और यहाँ से अगर क्वेश्चन बनेगा तो आप छोड़ कर नहीं आएंगे, मैं ये वादा करता हूँ। तो फिर बताओ आज की क्लास कैसी रही, मुझे ज़रूर बताना। इसी तरीके से मिलते हैं कल के अपने सेशन में। बस मैं आपके लिए लास्ट 2 लाइन ज़रूर कह के जाऊँगा कि रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूँ थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर,
मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, मिलने का मज़ा भी आएगा। तो साथी आप हिम्मत नहीं हारना, बस बने रहना मेरे साथ। मैं भी आपके साथ हाथ में हाथ मिलाकर खड़ा रहूँगा, साथ मिलाकर खड़ा रहूँगा। बस मिलते हैं अपनी कल की वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू, वंदे मातरम।